आते हैं मान्यवर, तो हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। मान्यवर, दूसरी समस्या थी वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद अभी अभी किसी ने भाषण किया कि राजनीतिक समस्या है। अब मुझे तो इस सोच पर ही दया आती है। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं। सबको मालूम है लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकते। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से अपने पुख्ता किया है। मान्यवर, संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी ना पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मान्यवर, हमने नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की। लोकेशन ट्रेनिंग, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स का एनालिसिस, सोशल मीडिया का एनालिसिस, इनकी कुरियर सर्विस का रेखांकन, इनके परिवारों की आवाजाही का रेखांकन, और ये सब एकत्रित कर हमने हमारे सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन से लैस करने का काम किया। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजिंग, ये दोनों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाला, नतीजे निकाले, और इसके आधारित डेटा एनालिसिस कर हमने सटीक जगहों से हमारे सुरक्षा बलों को लैस किया, जिसके आधार पर उन्होंने काम किया। मान्यवर, इसमें भी मैं कांग्रेस के शासन और हमारे शासन का कंपैरिजन देना चाहता हूं। कोई ऐसा ना समझे कि मैं कांग्रेस का क्यों दे रहा हूं। 10 साल के बाद मेरी जगह कोई और भाजपा का गृह मंत्री आएगा तो आपका नहीं देगा, हमारा और हमारा करेगा। हमारे पहले आप थे इसलिए आपका कर रहा हूं भैया। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, हिंसक घटनाएं हुई थी 16,463 और 53% इसमें कमी आई। सुरक्षा बल मारे गए थे 1851, अब 10 साल में मारे गए 509, 73% की कमी, और नागरिकों की मृत्यु 4,766 से कम होकर 1495, 70% की कमी। मैं 2 शासन एक ही जगह पे, एक ही कालखंड में
अलग अलग विचारधारा के होते हैं तो कैसा परिणाम आता है, इसके नतीजे बताना चाहता हूं। मेरी बात कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगेगी, मगर नक्सल को पॉलिटिकल समस्या समझने वाले शासन जब होता है तब क्या होता है, और विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई मान्यवर, 2619। और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। ये अप्रोच का सवाल है मान्यवर, सुरक्षा की ग्रिड मजबूत करने का सवाल। कांग्रेस के शासन में कुल 2014 तक 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे, इसमें से 32 अटल जी की सरकार में बने थे। और मोदी सरकार ने 10 वर्ष में 66 के बनाम 612 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। मोस्ट इफेक्टेड नक्सल जिले, इसकी एक व्याख्या है, कांग्रेस ने ही बनाई, हमने स्वीकारी। 2014 में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहां हूं। में नक्सल घटनाएं घटी है ऐसे पुलिस स्टेशन 330 थे, अब सिर्फ 104 रह चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था, अब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बचा है मतलब। और नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स एक भी नहीं थे, हमने 68 बनाए हैं। कैंपों की खुलने की संख्या दयनीय है, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बातें विदेश में भी जाती है, मगर हमने 5 ही साल में 302 नए सुरक्षा कैंप खोलकर पूरे एरिया को सुरक्षा दी। फाइनेंशियल चॉकिंग करने के लिए मान्यवर हमने एनआईए और ईडी का उपयोग किया, कई करोड़ रुपया इनके जब्त करे, पीएमएलए के केस कर उनके फाइनेंसरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। लगातार राज्य और केंद्र के बीच में मीटिंगें हुई, मेरे स्तर पर सभी मुख्यमंत्रियों की 11 मीटिंगें हुई और मेरे स्तर पर ही डीजीपीज के साथ 12 मीटिंगें हुई। हमने डायनेमिक रणनीति बनाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशनों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया और मान्यवर विकास तो वहां पहुंचना चाहिए। हमने बजट को भी 300% बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर 14 से 24 में 11,503 किलोमीटर हाईवे बनाए, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। पहले चरण में 2343 मोबाइल टावर लगाए, दूसरे चरण में 2542 मोबाइल टावर लगाए और
4000 मोबाइल टावर लगाने का काम अभी चल रहा है। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस ये दिसंबर के पहले हम कर देंगे मान्यवर। निर्मला जी और अश्विनी भाई यहाँ बैठे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। 48 के 48 जिलों में कौशल विकास योजना पहुंची। एनआईए का एक मजबूत वर्टिकल बना। 1143 वहीं से ही आदिवासी युवाओं को भर्ती करके सुरक्षा बलों में लिया और हमने 6 नए हेलीकॉप्टर वहां जवानों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए। इंजर्ड होते ही इसको अस्पताल में लिया जाए, जो रात को भी उठ सकते। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मान्यवर। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है। और कई सारे करोड़ों के रुपया के इनाम थे, ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर 1, सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए हैं मान्यवर। ये आंकड़ा कभी भी आत्मसमर्पण के लिए भी हम लचीली पॉलिसी लेकर आए और जो लोग हमारी सरकार की घोषणाओं के पीछे मखौल उठाते कि कई सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा मान्यवर। इसमें किसी को सरकार जब इच्छा होती है तो बहुत कुछ होता है, मगर इच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है मान्यवर। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर। वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की मान्यवर। 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में असम मेघालय अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में DNLA, UNLF और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, NLFT और ATTF के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर। हजारों युवा आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और विकास के काम। ये बोडोलैंड का समझौता जब हुआ तब सब मजाक उड़ाते कि समझौते धरे के धरे रह जाएंगे। आज मैं कार्यक्रम देख कर आया हूं, मोदी जी गए, 5 लाख बोडो युवा, वृद्ध, अबला, नागरिक सब। मैं कुछ दिन पहले ही बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर।
परिस्थिति बदल गई है। असम के अंदर 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU होता है। एक असम के अंदर इंडस्ट्री एक जमाने में स्वप्न माना जाता था, आज वहां पर शांति है मान्यवर। अब सपा की परिधि को भी 70% तक हमने कम कर दिया है। और मान्यवर, ब्रू पुनर्वास समझौता जो है, मैं सदन का ध्यान जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही देश में मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में बिल्कुल दयनीय जीवन जीने वाले अपने ही आदिवासी भाई थे मान्यवर। एक घर में, एक झोंपड़ी में, घर तो क्या होता है, एक झोंपड़ी में 18 लोगों का परिवार रहता था मान्यवर। और राहत के नाम पर यहां से पर व्यक्ति 2 किलो चावल जाता था। हमने सबके सब 37,000 ब्रू रियांग परिवारों को 150 यार्ड का घर दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, स्कूल दी, हेल्थ केयर का एक पास में ही दवाखाना दिया, और सभी घरों से 2 युवाओं को स्किलिंग कर आज उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 8 महीने पहले वही क्षेत्र को देखकर आया हूं जो मैंने 5 साल पहले देखा था। आसमान जमीन का फर्क, और सारे ब्रू रियांग भाई दोनों हाथ जोड़-जोड़कर अपने ईश्वर से नरेंद्र मोदी को दुआ देते थे, मांगते थे कि भगवान भला करे। 6,935 परिवार, 37,584 लोग, उनको नर्क के जीवन से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये जो कहते हैं ना, संवेदनशीलता चाहिए। संवेदनशीलता क्या होती है, थोड़ा समय निकालकर ये ब्रू भाई के घर पर जाकर एक चाय पीकर आइए तो मालूम पड़ेगा संवेदनशीलता क्या होती है। मान्यवर, हमने विकास के बजट में भी 153% की वृद्धि की। तेल मिशन, बांस मिशन, जैविक खेती और अंडा, मच्छी और दूध में नॉर्थ ईस्ट का इंडिविजुअल 8 राज्य आत्मनिर्भर हो, ऐसी कार्य योजना बनाकर हमने समृद्धि के रास्ते खोले। ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दी गए मान्यवर, हुर्रियत का अस्तित्व नहीं। जिस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बनाया था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया जमीन के अंदर गाड़ने। मान्यवर, PFI पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे, सब मानते कि PFI आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते, वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मूक दर्शक बनकर, मूक प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर। हमने PFI पर बैन लगाया, एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर PFI के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाख होकर आज संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। मान्यवर, एक जमाने में आतंकवादियों का लिस्टिंग से उनका मृत्यु या अरेस्ट तक का आयुष्य 2 साल और 3 महीना था, आज कुछ दिनों का बच गया है, कुछ दिनों का।
हमने 15 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई जिसमें जिहादी आतंकवाद के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हवाला इस पर तवाई की, वामपंथी उग्रवाद, कश्मीरी उग्रवाद, कश्मीर के अंदर उग्रवाद, फेक इंडियन करेंसी नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर का लिंक, खालिस्तान समर्थक उग्रवाद, रेडिकलाइजेशन के प्रयास, फाइनेंसिंग और अवैध हथियारों की तस्करी, ये 25 के 25 आयामों को हमने एनआईए के अंदर जकड़कर कानूनी आधार देकर इन पर कानून का शिकंजा कसने का काम किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देश की सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उपयोग, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट और इस सभी को एनआईए के दायरे में लाने का काम, एक संपूर्ण सर्कल हमने पूरा किया है। जहां से भी देश की सुरक्षा के खतरा हो सकता था, वो 25 की 25 चीजों को एक सर्कल मिलाकर एनआईए के अधीन किया है। और मान्यवर, एनआईए में 1244 पद हमने सृजित किए, 16 नए ब्रांच खोले, 2 नए जोनल कार्यालय खोला गया। इसके साथ साथ एनआईए के परफॉर्मेंस पर कुछ लोग बोल रहे थे, आज बैठे नहीं है, वॉकआउट कर गए। 652 मामले, जब यूएपीए लगता है तक एक ट्रिब्यूनल भी होती है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है कि यूएपीए लगाया वो ठीक है या नहीं। मैं मेरी सरकार का रिकॉर्ड कहने आया हूं साहब, 652 मामले में से एक भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक एक भी केस को अनुचित घोषित नहीं किया गया।